हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपके लिए उतनी जरूरी है जैसे मर रहे इंसान को दवा की होती है। दोस्तों, इस लास्ट समय में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बधाई हो आपको, क्योंकि इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसीलिए वन शॉट वीडियो नहीं, शॉर्ट रिवीजन वीडियो बना रहे हैं, जो कि पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बनाता है। सभी वन शॉट वीडियो बनाने के चक्कर में पड़े हैं और हम शॉर्ट रिवीजन वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप कम समय में ज्यादा तैयारी कर सकें। दोस्तों, शुरू करते हैं, ज्यादा चप चप करते हुए नहीं, सीधे पॉइंट पर आते हुए। चलिए, हमारा जो कि चैप्टर है, चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों, यहां से हमारा पहला पॉइंट ये आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और समीकरण हम किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, वास्तव में हमारे पृथ्वी पर चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। चेंज का अर्थ होता है परिवर्तन यानी बदलाव। क्या दोस्तों? बदलाव। अब बदलाव कहां कहां पर आता है, कैसे कैसे आता है, इसे समझने के लिए बस हम दो चीज समझ सकते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं हमने पानी लिया, पानी को हमने जमा दिया, जमने पर वह बर्फ बन गया। अब बताइए, क्या बर्फ बनने से पानी का टेस्ट बदला है? नहीं बदला है। क्या पानी बन गया बर्फ, तो क्या बर्फ बनने पर उसका जो आपका अणुसूत्र है वो बदला है? नहीं बदला है। क्या टेस्ट में अंतर? नहीं। क्या रंग में अंतर? नहीं। अर्थ ये है दोस्तों कि जब न टेस्ट में अंतर आए, न रंग रूप में अंतर आए, न अणुसूत्र में अंतर आए, इस तरीके के बदलाव रासायनिक अभिक्रिया में नहीं गिने जाते हैं या रासायनिक चेंजेस में नहीं गिने जाते हैं। तो बदलाव दो प्रकार के हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। एक भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है, जिसमें केवल अवस्था बदल जाए, रंग रूप बदल जाए, लेकिन रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहे, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जिसके अंदर रासायनिक गुणधर्म बदले, ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणधर्म बदले, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन में सीधे सीधे आप देखिए, अगर मान लेते हैं दूध है, दूध को हमने दही कर दिया, दूध को हमने दही कर दिया। अब दूध तो था सफेद सफेद, दही भी है सफेद सफेद, बिल्कुल। दूध पीने में मीठा लग रहा था या हल्का सा आपको ना मीठा लग रहा हो ना खट्टा लग रहा हो, एक अजीब सा टेस्ट हो, लेकिन जब वो दही बनता है तो लैक्टोबैसिलस के कारण, लैक्टोबैसिलस के कारण जो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एक प्रकार का अम्ल छोड़ते हैं, जिसकी वजह से दही खट्टा होता है। अर्थात दूध से दही का बनना एक खट्टापन लाता है, जो कि हमारे लिए एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अब इसकी अवस्था भी बदल जाती है। दोस्तों, ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है और एक ये गाढ़े फॉर्म में आ जाता है। अब यही यही परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया होती है। यही परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया होती है। बस फर्क है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया का हम एक डेफिनेशन दे देते हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में संयोग करते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में संयोग करते हैं तो वे एक नया पदार्थ बनाते हैं, और जो पदार्थ बनता है वो अपने मूल पदार्थों से भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में सर्वथा भिन्न होता है। जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। चलिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। देखिए, हाइड्रोजन भी जलने वाली गैस है, ऑक्सीजन भी जलने वाली गैस है, ये भी जल रही है, ये भी जल रही है, लेकिन इन दोनों से जो बना है, इन दोनों से जो बना है भाई साहब, ये H2O, ये पानी है या जल कहते हैं इसे, जल। क्या ये जलता है? नहीं, ये बुझाने के काम आता है। अर्थात बात सीधा सीधा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देने पर एक नया चीज बना जो कि पानी है, और हाइड्रोजन जलता है, क्योंकि आपने सुना भी होगा ईथर का नाम, अगर आपने सुना हो, वायुयान के अंदर
जिस ईंधन का उपयोग किया जाता है उसे ईथर कहते हैं, और ईथर हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। आप सीधी सीधी सी बात समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन जलता है। बिना हवा के आग लग नहीं सकती, क्योंकि ऑक्सीजन ही सबसे बड़ा कारण होता है किसी चीज के जलने का। ठीक दोस्तों, अगर आप यही सेम चीज आप किसी और ग्रह पे आग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, केवल हमारे पृथ्वी ग्रह पे लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जलता है। अगर आपको इसका सीधा सीधा सा एक एग्जांपल लेना है तो आप एक काम करिए, कैंडल को जलाइए, कैंडल जलाने के बाद उस पर एक ग्लास रख दीजिए, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो जो आग है बुझ जाएगी। अर्थ यही होता है, क्योंकि जब आप किसी, मान लेते हैं आपने कैंडल को जला दिया, मान लिया आपने कैंडल को जला दिया, और जैसे ही आप इसके ऊपर ग्लास रखेंगे, जैसे ही आप इसके ऊपर ग्लास रखेंगे, अंदर जितना ऑक्सीजन होगा पहले तो उतना देर तक जलेगा, और जैसे ऑक्सीजन खत्म होगा ये बुझ जाएगा। इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलता है, यानी ये भी एक प्रकार की ज्वलनशील गैस ही है। ठीक, और इन दोनों के मिलने से पानी पैदा होता है। अब पानी जलता ही नहीं है, इनके अंदर भी थोड़ा सा जो है, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत जो है, बहुत सही, सवेरे सवेरे गाना सुना था दलित। हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन भी ज्वलनशील होता है, लेकिन इन दोनों की वजह से जो पैदा होते हैं वो भैया पानी है, जो कि जलते नहीं है। अब इसी तरीके से आपका देखिए 2Mg प्लस O2, मैग्नीशियम रिबन को जब साफ करके रगड़ के जलाया जाता है, उसके ऊपर से ऑक्सीजन की परत हटाई जाती है, तो देखिए क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा क्यों जाता है, तो उसके ऊपर से ऑक्सीजन की परत हटाने के लिए उसे रगड़ा जाता है। ठीक, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब साथ में जलाया जाता है तो हमें 2MgO मिलता है, जो कि एक प्रकार का सफेद चूर्ण होता है। जैसे आपने पाउडर वाउडर नहीं देखा है, सेम उसी तरीके से एक जो है चूर्ण होता है 2MgO2। तो ये आप देख रहे हैं, ये दोनों एक धातु था, एक गैस थी, अब ये चूर्ण बन गया है। अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, रंग रूप में परिवर्तन हुआ, जिससे हमें पता चला कि यह रासायनिक परिवर्तन था या रासायनिक अभिक्रिया थी। अब रासायनिक समीकरण का बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो सीधी बात, जैसे मैं अगर आपसे कहूं जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई कह रहा है कि आपने गाजर ले लिया, आलू ले लिया, गोभी ले लिया, इनको मिक्स किया और इनसे बना दी सब्जी, इनसे बना दी सब्जी। तो ये तो हमने हिंदी में लिखा है भाई साहब। अब इसी को अगर हम कुछ चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करें, जैसे हमने गाजर को जी से दिखा दिया, हमने आलू को ए से दिखा दिया, हमने गोभी को जियो से दिखा दिया, और सब्जी को हमने एसबी से दिखा दिया। किसी भी चीज को एक परफेक्ट, एक परफेक्ट और एक फिक्स सिंबल से दिखाकर लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थ ये है कि जब रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग किसी प्रतीकात्मक, चिन्हात्मक चीजों से व्यक्त करते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं, चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मैग्नीशियम क्लोराइड दिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड दिया है, और यहाँ पे आपको क्लोरीन दिया है, यहाँ पे आपको जल दिया है। देखिए दोस्तों, करना क्या पड़ता है कि हमारे इस तरफ के जितने एलिमेंट हों और जितने इस तरफ के एलिमेंट हो उन्हें बराबर करना पड़ता है। अगर आपने यहाँ पर, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका मैंने पूरा वीडियो बना के करीबन 22-23 मिनट का डाल रखा है, वहां से आप इसको आसानी से और बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट रिवीजन के माध्यम से सिखा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो बेहतर है, वरना आप तुरंत यहीं से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो मैग्नीज है, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नीज है वो हमारे पास एक है,
यहाँ पर भी 1 है। चलिए यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। इसका अर्थ यहीं पर हमें कुछ कंफ्यूजन मिला। इसका मतलब हम इसे यहाँ पर 2 बना देंगे, 2 बनाने के चक्कर में पड़ेंगे। तो जब हम इसे 2 बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 4 हो गया। कितना हो गया? 4। 2 दूनी 4, अर्थ हुआ यहाँ पे हम 4 लगा देंगे। इसकी वजह से Cl हमारा 4 हो गया। Cl इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 4 4 हो गया। सीधा इसी तरीके से लगाया जाता है। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखिए कैसे हम करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये नोट करना पड़ेगा। चलिए इसको हम रिवर्स करते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि इधर यमन कितना है, और जब हम इस चीज को ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले हमें इसको पूरा क्लॉज को बंद कर लेना होता है। हम इसे पूरी तरीके से बंद कर लेंगे। इस तरीके से पहले इसको बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए इसके अंदर हम कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास Mn 1 है, यहाँ पर Mn 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। हम इसको 2 करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन 2 होता है। ठीक, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 होने के चक्कर में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 1 था, अब हम हाइड्रोजन को 4 कर दिए। हाइड्रोजन तो 4 हो गया, साथ में आपका क्लोरीन भी 4 हो गया। तो हम देखते हैं क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, अर्थात ये हमारा सही है। इसी तरीके से देखिए मान लेते हैं कि हमारा हाइड्रोजन H2 है प्लस ऑक्सीजन हमारा O2 है, और हमारे पास H2O बन रहा है। ठीक, तो हम देखते हैं क्योंकि ये द्विपरमाणुक है, द्विपरमाणुक है, और द्विपरमाणुक जितने भी तत्व होते हैं वो हमेशा 2 के साथ ही लिखे जाते हैं, जिनमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आते हैं। ठीक, तो ये लोग 2 के साथ लिखे जाते हैं, तो हमने लिखा H2O2 और ये दोनों बनाते हैं H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, हम 2 बनाने के चक्कर में चलते हैं। जैसे ही हम इसको 2 बनाते हैं, ये तो 2 बन गया लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। अब जाकर ये रिएक्शन पूरी तरीके से संतुलित हो गया। तो द्रव्य की अविनाशिता का नियम के हिसाब से ही हमें संतुलन करना होता है, जो कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर न तो कोई प्रकाश, न तो कोई पदार्थ बनेगा और न कभी कोई पदार्थ नष्ट होगा। इसी के साथ अगर यह सबसे आसान है और सबसे मधुर है, क्योंकि करीबन 10 जगहों पर हम इसको यूज करते हैं, करीबन 10 जगहों पर हम इसे यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर यहां पे दिक्कत है तो आप देखिए Mg प्लस O रिएक्शन कर दीजिए, बन जाता है 2MgO। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन आपके 2 होते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन 2 रखना पड़ता है। अगर आप O पे ऐसे रखेंगे, इसको बंद रखेंगे, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। जब 2 लग गया तो 2O हो गया, लेकिन Mg को भी 2 करना है, तो इसलिए यहाँ पे 2Mg लगेगा। तो अब 2Mg प्लस 2O, और यहाँ पे 2Mg और 2O हो गया, तो यहाँ पे 2MgO हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 3 है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। हमें इसको बराबर करना है, तो हम बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 रख देते हैं। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। अब देखिए 4 हाइड्रोजन हमारा बराबर हो गया। इसी के साथ साथ हमारा 2 ऑक्सीजन बराबर हो गया, और यहाँ पे Na 2 हो गया, इसलिए हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 Na 4H, 2H यहाँ पे, 2H यहाँ पे 4 और 2O यहाँ पे और यहाँ पे। इस तरीके से रासायनिक समीकरण का संतुलन हो सकता है। और जो जो इसमें डाउट खा रहा है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर इसको पूरा आप देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो पूरी केवल इसी के ऊपर बना के रखी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम, जो कि हमारा नया और एक बेहतरीन हेडिंग होने वाला है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। दोस्तों हमने इसमें पहले से राइट इसलिए किया क्योंकि हमें समय ना लगे आपको समझाने में और थोड़ा सा समय मिल जाए मार्कर को रखने में। देखिए सबसे पहले आता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में, सबसे पहला प्रकार हमारा आता है संयोजन अभिक्रिया। ये कैसा होता है तो याद रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कि अगर 2 पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और केवल एक ही पदार्थ बनाएंगे
तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और इसमें जैसे हमने यहाँ पे अमोनिया लिख लिया है, हाइड्रोक्लोराइड लिख दिया है, और इन दोनों को मिला रहे हैं तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। तो दो तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर अपने दिमाग में इस बात को पॉइंट कर लीजिएगा कि अगर कहीं पर A प्लस बी बना दे C, अगर ए बी मिलकर सी बना दे तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंबाइंड रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो A प्लस बी इक्वल टू हो जाए C, तो उसे कहेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। इसी तरीके से देखिए, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, या कोयले को, सीधी बात, कोयले में कार्बन होता है, तो कोयले को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो CO2 गैस बनता है, अर्थात धुआं धुआं। ठीक, याद रखिएगा, भूलने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगली बार देखिए, अब आता है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया देखिए, संयोजन, संयोग, संयोज या मिलना, जब मिलकर कोई चीज बने तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन, वियोज, वियोग, या और जब बिछड़ जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब मिलेगा तो संयोजन अभिक्रिया, जब अलग होगा तो वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब पदार्थ टूट टूट कर कई भागों में अलग हो जाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक ही पदार्थ टूट टूट कर कई भागों में अलग हो जाता है, कई पदार्थों में अलग हो जाता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या जब अभिकर्मक टूट टूट कर कई पदार्थों में अलग हो जाए तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब याद रखिएगा, अभिकर्मक में अगर आप कंफ्यूजन पा रहे हैं तो याद रखिएगा, इस साइड वाले को अभिकारक कहते हैं, ये साइड अभिकारक कहलाता है, और ये साइड हमारा उत्पाद कहलाता है। तो जब अभिकर्मक टूट टूट कर कई भागों में अलग हो जाते हैं तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरीके से देखिए, वियोजन अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है? तो वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है उष्मीय वियोजन, जब अभिकर्मक उष्मा के द्वारा टूट टूट कर अलग होते हैं। जब वियोजन उष्मा के द्वारा होता है उसे हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। अर्थात दोस्तों, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है, यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे हमने कैल्शियम कार्बोनेट रखा हुआ है। जब हम इसको गर्म करते हैं, इसको आग देते हैं, जब इसको गर्म कर दिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड बन के टूटता है, प्लस CO2 बन के टूटता है, और CO2 क्या है? धुआं धुआं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, और क्या प्राप्त हो जाता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा उष्मीय वियोजन के अंतर्गत आता है। दूसरा ले लेते हैं हम प्रकाशीय वियोजन। जब प्रकाश के द्वारा वियोजन हो, किसके प्रकाश के द्वारा? सूर्य के प्रकाश द्वारा होगा। आपके टॉर्च जलाने से, आपकी मोबाइल की फ्लैश जलाने से वियोजन नहीं होते हैं। याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा जब वियोजन होता है तो वो प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे AgCl to AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड यानी जब चांदी के ऊपर क्लोरीन की परत जम जाती है तो उसे सूर्य के किरणों के सामने रख देने से क्लोरीन अलग हो जाता है और चांदी अलग हो जाती है। तो ये कुल मिला के सीधी सी बात है। चलिए देखते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन अर्थात जो भी वियोजन विद्युत के द्वारा हो, ऐसा वियोजन जो विद्युत के द्वारा हो, ऐसा वियोजन जो विद्युत के कारण हो, उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे हमारे पास पानी है, पानी के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए और दोनों इलेक्ट्रोडों को गर्म करना शुरू किया तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसे तोड़ देता है। लेकिन ये याद रखिएगा, इस वियोजन को तोड़ने के लिए बड़ा सामर्थ्य चाहिए और लाइट करंट भी ज्यादा चाहिए, तो इसलिए ये अलग टूट के हो जाते हैं। तो विद्युत के कारण टूटता है, इसलिए इसे विद्युत वियोजन के नाम पे रखा गया। अभी मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगहों पे आपको देगा, इसीलिए मैंने कहा इसको याद करना है। करीबन 10 जगहों पे इसका काम है। अगला नंबर आता है हमारा विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है कि जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों के आयनों को विस्थापित कर देते हैं। जो ज्यादा क्रियाशील तत्व हैं वो कम क्रियाशील तत्वों के आयनों को विस्थापित कर देते हैं। ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। जब एक का ही विस्थापन होगा तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, और जब 2 का होगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए,
एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास लोहा है, लोहा यानी फेरस, फेरस है और यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक विलयन है। अगर हम लोहे को देखें तो लोहा ज्यादा क्रियाशील होता है कॉपर की अपेक्षा। तो ई आएगा, कहेगा ससुरा तुम काहे इसके साथ चपका हुआ है, भाग यहां से, हम चपकेंगे। यहां पर देखिए Fe हो गया और Cu को ये पटक पटक के मारा और इसको खेद दिया, भगा दिया इसको। तो यहां से Fe इस SO4 के साथ चपक जाता है और Cu कम क्रियाशील था Fe से, इसलिए यह इसको विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व के आयन को उससे विस्थापित कर देता है, तो इसका अर्थ यही होता है, और स्वयं उसके साथ जुड़ जाता है, और स्वयं उसके साथ जुड़ जाता है, तो इसे हम कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब दूसरा नंबर आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया AgNO3 प्लस KCl AgCl प्लस KNO3। इसमें क्या होता है, जब पदार्थों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो, तुम मेरा ले लो हम तुम्हारा ले लें, इस तरीके का कॉन्सेप्ट हो। यानी यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे Ag यानी सिल्वर यहाँ पे क्या लेके बैठा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आयन को लेकर बैठा हुआ है, पोटेशियम किसको लेके बैठा है, क्लोरीन को लेके बैठा है। लेकिन इधर देखिए क्या होता है, अब ये क्लोरीन इसको देता है और ये NO इसे दे देता है। देख लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका आदान प्रदान हो गया आयनों का, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और एक बात याद रखिएगा कि 80% से ज्यादा जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो अवक्षेप देती हैं, एक प्रकार का अवक्षेप दे रही हैं, इसलिए इन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेप देने की वजह से इन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे का अपना हेडिंग्स। देखिए दोस्तों सबसे उसके बाद आता है हमारा उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जो कि जिसमें उष्मा उत्पन्न हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा आए, एटॉमिक, जहां से खुद ब खुद आपको अभिक्रिया हो रही है और वहां से गर्मी निकले, वहां से आपको महसूस हो कि यहाँ पे गर्म है कुछ, यहाँ से उष्मा निकल रही है, ऐसी अभिक्रिया हमारी उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। सीधी बात। अब बात समझ लीजिए कि जब हम किसी ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें धुआं मिलता है, यानी कि CO2 मिलता है, और साथ में हम जब रिएक्शन लिखेंगे, जब समीकरण लिखेंगे, तो जो हमें ऊर्जा मिल रही है उसे हम प्लस करके लिखते हैं कि हमें प्लस 94 किलो कैलोरी मिल रही है। ठीक दोस्तों, अब देखिए उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जहां पे आप एनर्जी डाल रहे हैं, मतलब आप उष्मा को डाल रहे हैं, आप वहां पे उसको खर्च कर रहे हैं और वो सूखती चली जा रही है, वो सूखती चली जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है। जैसे बर्फ, मान लीजिए बर्फ को आप कितना भी गर्म करें लेकिन वो गर्म नहीं होगा, तो वहां से जितनी आप गर्मी दे रहे हैं वो सब उसके अंदर लो होती, यानी खपती चली जा रही है। तो ऐसा होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जलाया जाता है साथ में, तो यहाँ पे 2NO मिलता है, और जो कि -45 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका उष्मा का ह्रास हो रहा है, उष्मा घट रही है, इसलिए यहाँ पे -45 किलो कैलोरी लिखी जाएगी। इसका एक सीधा साधा सा उदाहरण आप उष्माक्षेपी अभिक्रिया का ऐसा समझ सकते हैं, आपने कभी अगर देखा हो जिससे घर की पुताई करी जाती है, वो चूने का पत्थर, वो जो चूने का पत्थर होता है, आप उसको जब डालते हैं पानी के अंदर तो धीरे धीरे वो बुलबुले छोड़ता है, पानी गर्म हो जाता है, ऑटोमेटिक जो स्वचालित पानी गर्म होता है। इससे हमें पता चलता है कि भाई जो चूने का पत्थर है तो वो ठंडा था, पानी ठंडा था, दोनों को आपस में रिएक्शन होने से गर्मी निकली, अर्थात ऐसे अभिक्रिया जिसमें उष्मा छूटे, उष्मा छेपी, जिसमें उष्मा सोखे, उष्मा शोषी, छूटे, छेपी, सोखे, शोषी। उष्मा छूटती है तो आपको उष्मा छेपी लिखना है, उष्मा सोखेगी तो उष्मा शोषी लिखना है। ठीक बच्चे, अब आगे देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसे एक लाइन में दूसरी भाषा में आप उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो ये कैसा होता है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये इसका आपको इतना पूछेगा, उदाहरण आपको अगर देता नहीं है, इसीलिए मैं शॉर्ट रिवीजन के अंदर इसको ला नहीं रहा हूं। ठीक, अब आप देखिए अपचयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन जाके किसी के साथ चिपकेगा और ऑक्सीजन किसी के साथ
ऑक्सीजन आपका छूट जाएगा, हाइड्रोजन आपका किसी के साथ चिपकेगा और ऑक्सीजन आपका छूट जाएगा, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कहीं किसी के साथ चिपकेगा और हाइड्रोजन छूट जाएगा। ठीक, एकदम जस्ट अपोजिट होते हैं अपचयन और उपचयन। ठीक, जहां पे ऑक्सीजन मिले सेलेक्ट हो तो वहां पे उपचयन, जहां पे नॉन सेलेक्टिव हो वहां पे अपचयन। ठीक, अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है तो ध्यान से सुनिएगा, जहां पे उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ में हो, यानी ऑक्सीजन का ह्रास भी हो और किसी में ऑक्सीजन बढ़े भी, कहीं पर हाइड्रोजन का ह्रास हो कहीं पर हाइड्रोजन बढ़े भी, तो इसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, ह्रास हो गया, ऑक्सीजन चला गया, अर्थात बच्चे यहाँ पर क्या है, अपचयन, यहाँ पे क्या है, अपचयन, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बढ़ गया, यानी यहाँ पर उपचयन, यहाँ पे उपचयन। इसका मतलब है कि जब अपचयन और उपचयन दोनों एक ही जगह पर होते हैं, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए आता है कि हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के आप उपयोग दिखाइए या उनका महत्व दिखाइए। तो क्या हमारे पास संक्षारण होता है, उसके बाद हमारे पास वक्रित गंधिता होती है। दो चीजें हमें एनसीईआरटी चैप्टर 1 के अंदर दी गई हैं। संक्षारण क्या होता है तो सीधी सीधी बात इसको सुन ही लीजिए तो बेहतर है। संक्षारण जैसे किसी भी चीज का क्षरित हो जाना, जब कोई चीज क्षरित हो तो उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा संक्षरित होता है तो लोहे के ऊपर जंग लगता है भूरे कलर का, वो उसे संक्षरित कर देता है। सेम इसी तरीके से आपका चांदी के ऊपर काले रंग का जो है जंग लगता है वो उसको क्षरित करता है, उसको नष्ट करने का प्रयास करता है। तांबे के ऊपर या पीतल के ऊपर हरे कलर का जंग लगता है जो कि उसको क्षरित करता है। इन सब चीजों को दूर कैसे किया जा सकता है तो इनके दो चीजें हैं, या तो हमें क्या करना पड़ता है इन पर पेंट कर दें, या तो पेंट कर दें, ग्रीस लगा के रखें, तेल लगा के रखें, या तो हम क्या करें कि जैसे जो ज्यादा क्रियाशील तत्व हैं उनके ऊपर कम क्रियाशील तत्व चढ़ा दें, यानी एफई के ऊपर हम लोग सीयू का लगा दें, ऊपर से सीयू लगा दें, इनके मतलब लोहे के ऊपर कॉपर लगा देंगे तो इससे क्षरित होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से भी इसका क्षरण रोका जा सकता है दोस्तों। यसद लेपन, ग्रीस, इन सब चीजों से इनको रोका जा सकता है। वक्रित गंधिता क्या होती है, देखिए दोस्तों जब कुछ ज्यादा तेलीय पदार्थ होता है तो उसको रख देने से उसमें महक आ जाती है, उसमें गंध आ जाती है, लोग बासी भोजन फिर नहीं करते हैं, वरना नहीं महकता रहता है तो गांव में तो हमारे ठेल देते हैं भाई साहब। ठीक, तो बसियोटा वाला सिस्टम है यहाँ पे वक्रित गंधिता, अर्थात यही है कि भैया सीधी बात कि अगर कोई ज्यादा तेल लगा हुआ पदार्थ है उसको ज्यादा देर तक रखेंगे तो वो गंध देने लगता है, इसी को वक्रित गंधिता कहते हैं। ठीक, और इसको दूर कैसे किया जा सकता है तो दो तीन चीजें हैं। पहली चीज, इसको फ्रिज में रख दीजिए, शीतलन की जगह पे रखिए। दूसरा, ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, ये हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, इसको आप नाइट्रोजन के संपर्क में रखिए। जैसे चिप्स के पैकेटों में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और उसके अंदर रखा जाता है, और अगर आप 5 रुपया को वही फर्जी कंपनी वाला खाएंगे, पेट भर लो या फिर इधर उधर कुछ, ठीक, तो पेट भर लो भाई साहब, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला है, सब सहला जाएगा भाई साहब, नाइट्रोजन नहीं होता है। नाइट्रोजन खाइए, जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं आपके, उसके अंदर आपके नाइट्रोजन भर के भेजता है, उसको खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो लास्ट हेडिंग हमारी यही थी दोस्तों, यहीं से ये चैप्टर खत्म होता है। शॉर्ट रिवीजन वीडियो था, वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो नहीं था, केवल शॉर्ट रिवीजन वीडियो था, यानी पेपर देने से केवल 1 घंटे पहले ये सब वीडियो देखिए, सारे काम मस्त। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।